प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। मित्रों, आजकल अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये संस्कृत विषय का कक्षा 10 का पेपर आज हुआ और आज ही हम इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड का ये प्रश्न पत्र है। आइए सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश हैं प्रश्नानाम निर्देशा ध्यानेन सावधानतया पठनीया। प्रश्नों के जो निर्देश हैं उनको ध्यान से सावधानपूर्वक आपको पढ़ने हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वार खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, जैसे कि यहाँ शुरू में दिख रहा है खंड का अपठितांश अवबोधनम। तो इसी प्रकार से 4 खंड हैं और प्रश्न पत्रे 6 पृष्ठों का ये प्रश्न पत्र है और 21 यानी कि 21 प्रश्न इसमें हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न पत्र आपके सम्मुख है वो 4 ही पृष्ठों का है, तो यहाँ पर 6 पृष्ठ अंकित हो गया है। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सर्वेषां प्रश्नानाम अंका तेषां सम्मुखे लिखिता सन्ति। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सामने लिखे गए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 1। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यानी कि जो नीचे जो ये गद्यांश है इसको आपको पढ़ना है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है और इस पर दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने हैं। तो हमारा जो ये गद्यांश अनुच्छेद दिया गया है इसको हम पढ़ लेते हैं। मात्रम सर्वभूतानां गावा सुख सर्वसुख प्रदा उत्कथनम गोश्रेष्ठताम प्रतिपादयति। यानी कि माँ जो है सभी जीवों में सबसे ज़्यादा जो है सुख प्रदान करने वाली होती है। ये गाय के विषय में ये कथन है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ये अनुच्छेद पढ़ना है। वस्तुस्तस्तु गौ अस्माकं माता अस्ति। गाय हमारी, वास्तव में गाय हमारी माता के समान है। यथा गौ स्व अमृतोप उपमने। यानी कि गाय अपने अमृत जैसे, उपमेन मतलब अमृत के जैसे, दुग्धेन दूध से मातृवत असमान पालती। माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है। गौर आकृति अति सरला मनोहरा च भवती। और गाय की जो आकृति होती है उसका आकार होता है बहुत सरल और मनोहर होता है। गौमूत्र पानीन। गौमूत्र पीने से उदर रोगों का नाश होता है। अस्मा भी गोपालनम गोरक्षणम कर्तव्यम। हमें भी गायों का पालन करना चाहिए, गायों को पालना चाहिए और उनका रक्षण करना चाहिए। उक्तम चा गावो मम आग्रहता संतु। गाँवों में संतु पृष्ठता। अब ये हमने गद्यांश पढ़ लिया, अनुच्छेद पढ़ लिया। अब इस पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैंने सामने लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं उत्तर मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, सर्व सुख प्रदा का, सभी सुखों का प्रदान करने वाली कौन है? तो सर्व सुख प्रदा जो है गावा, यहीं पर गद्यांश में ये उत्तर था, तो गावाहा इसका उत्तर हो जाएगा। मित्रों, अब आता है इसी में एक पदेन, एक पद में उत्तर देने वाला दूसरा क्वेश्चन। गौ कीदृशेन दुग्धेन अस्मान पालयति। गाय जो है किस प्रकार के दूध से हमको हमारा पालन पोषण करती है, हमारा पालन करती है। तो मित्रों, इसका जो उत्तर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्व अमृतोपमने। मतलब अपने अमृत जैसे दूध से हमारा क्या करती है, पालन करती है। तो ये यहाँ पर गद्यांश में उत्तर दिया है। मित्रों, यदि आप गद्यांश को अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे प्रकार से दे पाएंगे। तो अब आता है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरति। यानी कि इसका मतलब है पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अस्माभि किम कर्तव्यम। हमारा क्या कर्तव्य है। तो हमारा क्या कर्तव्य है ये यहीं पर अभी मैंने आपको इसमें बताया कि हमारा जो कर्तव्य है
वो इसी गद्यांश में दिया है। अस्माभि गोपालनम गोरक्षणम कर्तव्यम, हमें जो है गायों का पालन करना चाहिए, उनका रक्षण करना चाहिए। ये उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप यहाँ से उस उत्तर को देख लीजिएगा। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर आपको देना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है गौ, गौ जो है इस इत्यस्य एकम पर्याय शब्दम लिखा, तो इसका जो पर्याय शब्द है वो क्या है? तो गाय को धेनु बोलते हैं, तो यहाँ पर पर्यायवाची जो शब्द हो जाएगा धेनु हो जाएगा। तो आप यहाँ से धेनु देख लीजिए। अब आता है गोर आकृति, गोराकृति, ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है। इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेदम कुरुत, इस पद का संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद मैंने दिया है यहीं पर, गौ प्लस धन का निशान है और आकृति ही, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 आता है मित्रों। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 भी इसी प्रकार से अनुच्छेद गद्यांश दिया हुआ है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे जो अनुच्छेद दिया है उस अनुच्छेद को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। संस्कृत भाषा राष्ट्रीय ऐक्य साधती, संस्कृत भाषा राष्ट्रीय एकता को साधती है, राष्ट्रीय एकता बढ़ाती है। तो दिव्या गिर्वाणवाणी, गिर्वाणवाणी सर्वभाषासु रम्या मधुरा च अस्ति, जो हमारी ये संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं में क्या है? रम्या है, मधुरा है। संस्कृतस्य सूक्तयः अस्माकं जीवनस्य दिशां निर्धारयन्ति, और जो संस्कृत के सूक्त हैं, मतलब संस्कृत के जो सूत्र हैं वो क्या करते हैं, उनसे हमारे जीवन की दिशा को का निर्धारण होता है। तो जीवनस्य सर्वेषु संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति, और जीवन के जो भी संस्कार हैं, हिंदू धर्म के संस्कार हैं, वो सभी उन संस्कारों में संस्कृत का प्रयोग होता है। तो आगे दिया है संस्कृतस्य गौरवम प्रति कस्यापि हृदय संशय नास्ति, संस्कृत के गौरव के विषय में किसी के भी हृदय में संशय नहीं है। सर्वे ज्ञान विज्ञान संस्कृत बोध का ग्रंथा, सारे जो ज्ञान विज्ञान के संस्कृत ज्ञान के जो ग्रंथ हैं मूल रूपेण संस्कृत भाषा में एवं लिखिता संति, मूल रूप में संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अतः एव कथ्यते, इसलिए कहा गया है संस्कृति संस्कृता आश्रितः, संस्कृति जो है संस्कृत पर आश्रित है। तो अब ये गद्यांश हमने पढ़ा, आपको परीक्षा में ध्यान से गद्यांश पढ़ोगे तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो मित्रों अब इसके प्रश्न हैं एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है का राष्ट्र से ऐक्यम साधती, कौन जो है राष्ट्रीय एकता को साधती है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का काम करती है, वो संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा पहले ही यहाँ पे गद्यांश में दिया है, संस्कृत भाषा इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न संस्कृत सूक्तया कस्य दिशा निर्धारयन्ति, संस्कृत जो सूक्तियाँ हैं वो किसकी दिशा को निर्धारित करती हैं? हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती हैं। तो जीवनस्य इसका उत्तर हो जाएगा जीवनस्य। तो ये हो गया एक पदेन उत्तर। अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर है जीवनस्य केषु क्षेत्रेषु संस्कृत से प्रयोगा भवति, जीवन के किन क्षेत्रों में संस्कृत का प्रयोग होता है। तो मित्रों जीवनस्य सर्वेषु संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगा भवति, जीवन के जो जितने भी संस्कार हैं उनमें संस्कृत का प्रयोग होता है। ये गद्यांश में से आपको मिल जाएगा। जीवनस्य सर्वेषु संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगा भवति, जीवन के सभी संस्कारों में संस्कृत का प्रयोग होता है। तो मित्रों अब आता है इसका दूसरा प्रश्न, गिर्वाण वाणी सर्वभाषासु कीदृशी भवति, गिर्वाण वाणी सर्वभाषाओं में कैसी है। जो गिर्वाण वाणी संस्कृत को बोलते हैं, संस्कृत सब भाषाओं में क्या है? रम्या है, मधुर है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा
संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं में क्या है, रम्य है और मधुर है। ये यहाँ पर उत्तर दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गिर्वाणवाणी सर्वभाषासु रम्या मधुरा चा अस्ति। तो ये उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं इसके निर्देशानुसारम उत्तर। निर्देशानुसारम उत्तर वो होते हैं कि निर्देश जैसा दिया है वैसे उत्तर देने हैं, जैसा कि उस प्रश्न में पूछा गया है वैसा ही आपको उत्तर देना है। तो मित्रों, सबसे पहले हमारे पास आता है दिव्या इत्यस्य विशेष्य पदम किम। दिव्या का विशेष्य पद क्या है, वो गिर्वाण वाणी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गिर्वाण वाणी। ये यहाँ पे दिया है दिव्या गिर्वाण वाणी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, गिर्वाण वाणी। अब आता है कि अत एव कथ्यते इत्यत्र क्रियापदम किम। इस जो लाइन है इस पंक्ति में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद इसका हो जाएगा कथयते। तो उत्तर हो जाएगा कथयते। अब आता है प्रश्न घ में है अस्य अनुच्छेद से उपयुक्त शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक जो है वो लिखना है। तो उपयुक्त शीर्षक, मुझे तो ये संस्कृत भाषा इसका शीर्षक हो सकता है, या संस्कृत भाषाया महत्वम हो सकता है, या फिर इसका शीर्षक मैंने नाम, तो संस्कृति संस्कृता आश्रिता, ये भी इसका बहुत अच्छा शीर्षक हो सकता है। तो इस प्रकार से आप संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा या संस्कृति संस्कृत आश्रिता, ये आप कोई भी इसका एक शीर्षक लिख सकते हैं। तो अब आता है खंड ख। खंड खा में चलते हैं मित्रों। खंड खा आ गया है। खंड खा है संस्कृतेन रचनात्मक कार्यम। संस्कृत का जो है रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य क्या क्या है, पहला इसमें जो तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो है विद्यालय से वार्षिकोत्सव। विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, उसके आधार पर अधिकृत मित्रम प्रति लिखत। मित्र को पत्र लिखना है। पत्रे मंजूषा प्रदत्ते पदई रिक्त स्थानी पूर्यत। पत्र दिया गया है, पत्र में मंजूषा में जो शब्द दिए हैं ये शब्द रिक्त स्थानों में भरने हैं। 4 शब्द हमारे पास हैं, प्रशंसाम, मुख्यातिथि, उत्तमेभ्य और वार्षिक उत्सव। ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों को हमने क्या करना है, 4 शब्दों को हमने खाली स्थानों में भरना है। अब यहाँ पर मैंने भर दिए हैं खाली स्थान, आप इनको देखिएगा। प्रिय मित्र गत सप्ताह विद्यालय से वार्षिक उत्सव, पहले नंबर पे आ गया है वार्षिक उत्सव आसीत। फिर है कार्यक्रम से मुख्य अतिथि, ये आ गया दूसरे नंबर पे। शिक्षा निदेशका महोदया आसीत, स कार्यक्रम से बहु प्रशंसाम कृतवान, उन्होंने कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। तेन उत्तमेभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारः अपि दत्ता, उन्होंने उत्तम छात्रों के लिए पुरस्कार भी दिए। पितृभ्याम प्रणामम वदतु, माता पिता को प्रणाम, तो मित्रम तुम्हारा मित्र। तो इस प्रकार से पत्र है। तो इसमें 4 शब्द मैंने भरे हैं। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर हम हल कर रहे हैं, ये आपके पास पेपर होगा, आप अपने पेपर को देखिएगा और इनको भरिएगा। प्रश्न संख्या 4 में आते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 4, मंजूषाद पदानि चित्वा, मंजूषा में दिए गए पदों को आपको क्या करना है, उनको चुनना है और उन पदों के आधार पर आपको अधोलिखितम संवादम पूर्वयुक्ता लिखत, नीचे जो संवाद दिया गया है उसको पूरा करना है। मित्रों, तो हमारे पास जो शब्द हैं वो दिए हैं, ये शब्द हमारे पास दिख रहे हैं आपको ब्रैकेट में आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है, गणेश, लक्ष्मी, दीपा, हर्षोल्लासेन, जनः, ये शब्द आपको दिए गए हैं। तो आप इन शब्दों के आधार पे आपको वाक्य को पूरा करना है। तो हमारे पास वाक्य हैं, सुरभि कह रही है, सुरेशा सुरेश से बातचीत कर रही है, संवाद है। कस्मिन पर्वणि,
कश्मीर पर्वणि प्रज्वालयन्ते, किस पर्व पर प्रज्वलित किए जाते हैं? दीपा। दीपा यहाँ पर पहला शब्द आ जाएगा दीपा। दूसरे में शब्द हमने भरा है जनः। सुरेशा भगिनी दीपावली पर्वणा। सुरेश कहता है बहन, दीपावली का जो पर्व है, दीपावली के पर्व पर जनः लोग दीपान प्रज्वालयन्ति दियों को जलाते हैं। अब आता है सुरभि कहती है भारतीय वयम गणेश लक्ष्मी पूजनम अपि कुर्मा। हम भारतीय लोग गणेश लक्ष्मी का भी पूजन भी करते हैं। तो ये शब्द 4 शब्द हैं, 4 इसमें भरने हैं इस प्रकार से जैसे मैंने भरे हैं। सुरेशः सर्वे दीपावली उत्सवा हर्षोल्लासेन आचरन्ति। तो सुरेश कहता है सभी दीपावली का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 5 मित्रों। प्रश्न संख्या 5, विद्यालय वन महोत्सव इति विषयम अधिकृत्य मंजूषायां प्रदत्तैः पदैः चतुर्थवाक्यानि 4 वाक्यानि रचयत। तो क्या करना है हमें? विद्यालय वन महोत्सव, विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया है या वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है, तो उस पर आपको क्या है वाक्य लिखने हैं संस्कृत में। तो ये संस्कृत में वाक्य लिखने के लिए आपके पास शब्द भी उन्होंने दिए हैं सहायता के लिए। ये शब्द परीक्षा में पेपर निर्माता ने दिए हैं। तो आपको इन शब्दों की सहायता से आपको संस्कृत में 4 वाक्य लिखने हैं और वो वन महोत्सव पर होंगे, वृक्षारोपण कार्यक्रम पर आधारित होंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं। इसका मैंने उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है। यदि आपको इसका भी उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका भी आपको उत्तर बना करके दे दूंगा। अब आता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 ये खंड ग में आता है मित्रों। अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, व्याकरण का भाग है। तो पहले प्रश्न में, छठे प्रश्न में इसमें अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि या संधि विच्छेद, संधि करना है या संधि विच्छेद करना है, यानी कि या तो जोड़ के शब्दों को लिखना है या फिर उनका विच्छेद करके उनको तोड़ करके लिखना है। तो आप समझ रहे होंगे। अब पहला इसमें छठे का जो पहला है गावः मातृभूमि सदा पूज्य। अब इस प्रश्न में कहा गया है जो अंडरलाइन है, जो शब्द अंडरलाइन है, रेखांकित हैं, जिनके नीचे लाइन लगी है, उनको हमने संधि विच्छेद या संधि करना है। तो ये 3 शब्द यहाँ पर आपके सम्मुख हैं। तो पहला शब्द है मातृभूमि च। तो मातृभूमिश्च ये हो जाएगा मातृभूमिश्च। आगे मैंने सामने इनके उत्तर लिख दिए हैं, वहाँ से आप उत्तर देख पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में भी हल कर सकते हैं। अब आता है अनुक्तम अपि। अनुक्तम अपि इसको जोड़ करके अनुक्तम अपि इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आता है शरीराया सजनम, इसको शरीर और धन का निशान लगाकर आयास जननम। तो इस तरह से आप इनको संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु समासम विग्रहम कृत्वा लिखत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, यहाँ पर भी रेखांकित पद हैं। रेखांकित आप समझ रहे होंगे जिनके नीचे रेखा अंकित है, मतलब जिनके नीचे लाइन है, तो उनको क्या करना है समास विग्रह करना है या उनको समस्त पद लिखना है। या तो समास कीजिए या उनका क्या कीजिए विग्रह कीजिए। यहाँ पर भी 3 वाक्य आपके सम्मुख हैं, अंडरलाइन जो है रेखांकित हैं। अब पहला शब्द है पीताम्बरम। तो पीताम्बरम का जो समास विग्रह होगा वो पीतम अम्बरम होगा। तो इसको पीतम अम्बरम आप लिख देंगे। तपोवनस्य वासिनः, इसका हो जाएगा तपोवनवासिनः, इस प्रकार से हो जाएगा। उत्तर मैंने सामने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। हरिता तरवा हरित तरुणाम, इस तरह से आप इनको विग्रह या समास कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 8 में चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 8 में क्या करना होता है? प्रश्न संख्या 8 में दिया है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु, नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में। अब रेखांकित पद देख लीजिए, रेखांकित पद यहाँ पर दिए हैं। इनमें प्रकृति प्रत्ययों संयोज्य करके लिखना है, जोड़ करके इनको लिखना है। प्रत्यय का संस्कृत प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए, संस्कृत जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग करते हुए जोड़ करके इनको लिखना है। पहला वाक्य है सुशीला सुंदरी बालक टाप अस्ति। तो बालक और टाप, जो टाप यदि प्रत्यय लगा है तो वो यदि पुल्लिंग है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो यहाँ पर बालक टाप है तो बालिका यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है पठ और तव्यत। तव्यत का मित्रों, जब तव्यत का प्रयोग होता है, तव्य का अर्थ चाहिए के अर्थ में, यहाँ पर तव्य प्रत्यय चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा जो वाक्य है श्रीमद् भगवत गीता अवश्यम पठतव्यत, तो पठितव्या हो जाएगा इसका, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। अब आता है आयुष। आयुष, आयु और मतुप, मतुप इसमें लगा है भवा पुत्री, ये आशीर्वाद दिया गया है पुत्री को। आयु और मतुप, मतुप का जो होता है वो वान मान का इसमें प्रयोग होता है, लेकिन क्योंकि ये पुत्री है, स्त्रीलिंग में है, तो आयुष्मान ना हो करके आयुष्मती होगा। तो आयुष्मतुप यदि लड़का होता, पुल्लिंग होता, तो वो क्या हो जाता, वो आयुष्मान हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पुत्री है तो आयुष्मती पुत्री होगा, आयुष्मती भवा पुत्री। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 में 3 अव्यय दिए हैं, ये ब्रैकेट में आप देख लीजिए। यहाँ पर विना सहसा कुत्र, ये जो है बॉक्स के अंदर मंजूषा के में जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों को 3 वाक्य दिए गए हैं, इन 3 वाक्यों में फिलअप करना है, भरना है। तो क्या प्रश्न है? अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में मंजूषाया प्रदत्ति, मंजूषा में दिए गए अव्यय पदे वाक्यानि पूर्यत, अव्यय पदों से वाक्यों को पूरा करना है। तो मैंने वाक्य भर दिए हैं। पहला वाक्य है व्यायामीनः सहसा जराना समधिहोर आरोति। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यायाम करता है, व्यायाम करने वाले को अचानक से जरा, मैंने बुढ़ापा उस पर आक्रमण नहीं करता। जो व्यायाम करता है उसे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अब आता है कि ज्ञानम विना, ये विना यहाँ से भर दिया, विना नेव मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अब आता है अगला वाक्य है पंडित गोविंद वल्लभ पंत वर्यस्य जन्मा कुत्र अभूत। तो कुत्र यहाँ पे दिया था, ये कुत्र हमने यहाँ पर भर दिया। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो अब ये हो गया। प्रश्न संख्या 10 पे आ गए मित्रों। हम प्रश्न संख्या 10 है अधोलिखित वाक्य नाम वाच्य परिवर्तनम कुरुत। मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, आप कक्षा 10 के बोर्ड के विद्यार्थी हो और बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है संस्कृत का वो इसी प्रकार से आता है। प्रश्न संख्या 10 वाच्य परिवर्तन ही होगा, प्रश्न संख्या 9 ये आपका अव्यय का ही होगा। तो जो प्रश्न जिस प्रकार से ये प्रश्न पत्र दिया है, ये बोर्ड के पैटर्न पर दिया है, बोर्ड का जो प्रश्न पत्र है वो भी इसी प्रकार का आपके पास आने वाला है। तो आप तैयारी अभी से कर लीजिए और अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें और इस प्रश्न पत्र को हल कर सकें। मित्रों अधोलिखित वाक्य नाम, जो नीचे वाक्य लिखे गए हैं उनका वाच्य परिवर्तन करना है। आपने वाच्य परिवर्तन जो है हिंदी में भी आता है, वाच्य परिवर्तन संस्कृत में भी आता है और वाच्य परिवर्तन आपका इंग्लिश में भी आता है, अंग्रेजी विषय में भी आता है। एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन देख लीजिए। इसका क्या है, अहम प्रतिदिनम
गृहे स्वाध्यायम करोमि। तो अब इसमें क्या है, जब हम इसको वाच्य परिवर्तन करते हैं तो इसका जो सब्जेक्ट है इसको हम बदल लेंगे, मतलब जो इसका कर्ता है उसको बदल लेंगे और जो इसकी क्रिया है उसको बदल लेंगे। तो क्या होगा, अहम का क्या हो जाएगा, मया। अहम का हो गया मया और करोमि का हो गया क्रियते। बीच का वही है, प्रतिदिनम गृहे स्वाध्यायाम। तो ये यही है। तो शुरू का और अंत का हमने इसमें चेंज किया। तो इस प्रकार से पहले वाक्य का वाच्य परिवर्तन आपके सम्मुख है। दूसरा वाक्य, यदि अहम ना हो मया वहाँ पर लिखा हो, अहम का तो मया हो गया, लेकिन मया का क्या होगा, अहम होगा। ठीक विपरीत, तो मया का क्या होगा, अहम होगा और अहम का मया होगा। तो मया का अहम हो गया। अब ये क्या हो गया, अहम वाल्मीकि रामायणम पठ्यते का पठामि। तो इस प्रकार से ये बदल करके ये वाच्य परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से आपको भी करना है। वाच्य परिवर्तन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से इसको तैयारी कर पाएंगे। तीसरा जो वाक्य है, तीसरा, छात्रेण विद्यालय गम्यते। तो छात्रेण का हो जाएगा छात्रा विद्यालयम गच्छति। तो गम्यते का गच्छति में चेंज हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 10 आप कर पाएंगे। इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा, 3 नंबर का ये आता है परीक्षा में, ये समझ लीजिए आप। अब आता है प्रश्न संख्या 11 मित्रों। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 11, मंजूषायाम वादनम दृष्ट्वा संस्कृतेन समयम लिखत, राजेश कदा किम करोति। मंजूषा में समय दिया है, आप इस समय को क ख ग घ जो वाक्य दिए गए हैं उनमें भरना है। तो समय क्या दिया है, ये समय दे रखा है, क में दे रखा 3:30 बजे, फिर है 4:45 वादनम, फिर 8:15 वादनम, फिर 10 वादनम। अब इसको संस्कृत में समय लिखना है मित्रों। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे कि समय को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें संस्कृत में समय मैंने आगे लिख दिया है। जैसे कि 3:30 बजे हैं, तो पहले वाक्य में सार्धत्रिवादनम हमने वादने लिख दिया है। तो क्या हो गया, राजेश सार्धत्रिवादने संगणकम शिक्षणार्थम गच्छति। संगणक के लिए पढ़ाई के लिए जाता है कौन, राजेश। संगणक होता है कंप्यूटर। अब आता है अगला वाक्य, पादोन पंचवादन बोलेंगे इसको। ये जो 4:45 है, तो पादोन पंच, क्योंकि 4:45 बज गए हैं, तो 4:45 को पादोन पंच वादने। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लीजिए, पादोन पंच वादने, ये यहाँ पर आएगा पादोन पंच वादने। तो इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा, शवादने स पादोन पंचवादने योगासनम करोति। वह 4:45 बजे योगासन करता है। मित्रों अगला जो वाक्य है वो आपके सम्मुख है, शवादने स्वाध्यायम करोति। स्वाध्याय करता है, तो ये 8:15 बजे वो पढ़ाई करता है, स्वाध्याय करता है। तो 8:15 बजे को सपाद, सवा को सपाद बोलते हैं संस्कृत में, 3:30 को सार्ध बोलते हैं, 4:45 को पादोन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सपाद अष्टवादने, तो यहाँ पर सपाद अष्टवादने हो जाएगा मित्रों। अब मित्रों ये जो चौथे नंबर का है वो पूरे बजे हैं 10, तो पूरे 10 बजे हैं तो 10 वादने हो जाएगा। राजेश रात्रो 10 वादने शयनम करोति। राजेश जो है रात को 10 बजे शयनम करोति मतलब सोने जाता है, सो जाता है। अब प्रश्न संख्या 12 आ गया मित्रों, अधोलिखित वाक्यो शब्देशु संस्कृत संख्या लिखत। अब इसमें संस्कृत संख्या दी है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 85 दिया है। बड़ा करके दिखा दूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर संस्कृत संख्या दी है। ये संस्कृत संख्या को आपको संस्कृत शब्दों में लिखना है,
संस्कृत शब्देषु संस्कृत संख्या लिखत। तो यहाँ पर जो है ऋतवः 6 भवंती, 6 ऋतु होती हैं, तो 6 को षड ऋतु लिखेंगे। षड ऋतु, षष्ठ ऋतु, तो षष्ठ मैंने 6, तो षड ऋतु भवंती, ऋतवा षड भवंती। अब आता है 85। 85 लिखा है, अहम 85 रूप्यकई पुस्तकम कृतवान। मैंने 85 रुपये की पुस्तकें खरीदी। 85 रुपये की पुस्तक खरीदी। अब 85 को शब्दों में लिखना है, तो पंचाशीति, पंचाशीति जिसको लिख सकते हैं यहाँ पर पंचाशीति। तो पंचाशीति होता क्या है, पंच पंच मैंने 5, अशीति मैंने 80, तो 5 और 80 क्या हो गए 85, तो पंचाशीति यहाँ पर हो जाएगा। अब आता है 13वां प्रश्न मित्रों। 13वां प्रश्न है रेखांकित पदानी शुद्धानि कृत्वा पूर्णवाक्यम लिखत। रेखांकित जो शब्द हैं उनको शुद्ध करके आपको लिखना है। तो रेखांकित शब्द कौन से हैं, रेखांकित शब्द आप देख लीजिए, रेखांकित शब्द कौन से हैं। तो रेखांकित शब्द हमारे ये हुए, एक तो रेखांकित शब्द ये है और एक रेखांकित शब्द ये है और एक ये, 3 रेखांकित शब्द हमारे पास हैं। तो पहले वाक्य में देखिए, पहला है बालिका पठनार्थम पुस्तकालयम गच्छति। तो बालिका है, बालिका, बालिका मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन मतलब बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो क्या हो जाएगा गच्छति की जगह पर क्या हो जाएगा गच्छन्ति आप लिखिएगा। वाक्य इसी प्रकार से लिखिएगा, बालिका पठनार्थम पुस्तकालयम गच्छन्ति, तो इसको क्या हो जाएगा शुद्धिकरण हो जाएगा। अब आता है स बालकः सन्ति। स, अब स की जगह पर क्या अंडरलाइन है, नीचे लाइन लगी है, तो स को हमें चेंज करना है। तो बालकः बहुत सारे बालक हैं, सन्ति हैं, तो स नहीं आएगा, स एक बालक के लिए आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा ते आएगा, ते बालकः सन्ति। बहुत सारे बालक हो जाएंगे तो ते हो जाएगा। अब आ जाता है श्वा। श्वा होता है आने वाला कल, टुमारो जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं, तो आने वाला कल। स्व कार्यक्रम आसीत, और जब आने वाला कल है तो आसीत में नहीं होता था, तो था तो नहीं हो सकता है, तो अस्ति हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर अस्ति, कल कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से इनको शुद्धिकरण कर सकते हैं हम। अब आते हैं मित्रों खंड घ। खंड घ जो है आप देखिए, खंड घ पठित अवबोधनम। अब ये पठित अवबोधनम क्यों कहा गया इसको, पठित मैंने पढ़ा हुआ, मतलब आपकी पुस्तक जो है ना संस्कृत की श्यामुषी, उससे लिया गया है ये। तो एक पाठ है विचित्र साक्षी, शायद आपने पढ़ा हो, मैंने तो अपने विद्यालय में पढ़ा दिया ये पाठ, विचित्र साक्षी, उस पाठ से ये लिया गया है। हम थोड़ा पढ़ लेते हैं गद्यांश को। विचित्रा देवगति, विचित्रा देवगति, भाग्य से विचित्र घटना हुई, तो क्या हुआ विचित्र क्या हुआ, तस्यामेव रात्रो गृहे, उसी घर में रात में कश्चन चोरः गृह अभ्यंतर प्रविष्टा, घर के भीतर घुस गया। तत्र, अब इसको पूरा समझने के लिए तो आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, मैं तो उसको पढ़ रहा हूँ जो लिखा है। तत्र निहिताम एकाम मंजूषायाम आदाय पलायिता, और वहाँ पर रखी हुई एक बक्सा, पेटी, सूटकेस समझ लीजिए आप, तो उसको लेकर के चोर भागा, पलायिता वहाँ से भाग गया। अब चोर से पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज़ को सुना, प्रबुद्ध अतिथि जो है जाग गया, अतिथि जाग गया, चोरों के पैरों की आवाज़ सुनी तो जाग गया अतिथि। चोर संकया तम अनवधावत, मतलब चोर है ऐसा सोच करके उसके पीछे भागा, अग्रणाच, और पकड़ लिया उसको। परम विचित्रम अघटत, पर विचित्र घटना घटी। चोरा एव उच्चे क्रोशितम आरभत, मतलब चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोरो अयम इति, यह चोर है, यह चोर है, यह चोर है। मतलब चोर पकड़ने जो गया था उसी को कहने लगा ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। चोर उल्टा
दूसरे को चोर बताने लगा। तो ये एक पाठ है, आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा पाठ है, बहुत सुंदर पाठ है। तो आप अब इसको हमने पढ़ा। अब आ गया पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। चोरा कुत्र प्रविष्टा, चोर ने कहाँ प्रवेश किया? घर के भीतर प्रवेश किया। गृह आभ्यंतरा, ये शब्द यहाँ से हमने लिया, उसमें गद्यांश में है ना, वहीं से हमने लिया। अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, चोरस्य पाद ध्वनिना का प्रबुद्धा, चोर के पैरों की ध्वनि से कौन जाग गया? अभी हमने बताया चोरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथा, अतिथि, अतिथि जाग गया, चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। यहाँ से उत्तर गद्यांश में ही उत्तर मिल गया। अब आता है अगला प्रश्न, चोरा उच्चे किम क्रोशोतम आरभत, मतलब चोर जोर जोर से क्या चिल्लाने लगा? तो ये है ना, यहाँ पे उत्तर मिल रहा है। यहाँ पे चोरा एव उच्चे क्रोशोतम आरभत चोरोयम इति। तो इस तरह से आप इसको लिख पाएंगे। अब आता है, समझ गए होंगे आप, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। मित्रों 21 प्रश्न है, वीडियो लंबा हो रहा है तो, लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे बताऊंगा। निहिताम एकाम, ये शब्द है निहिताम एकाम, इसका संधि विच्छेद करना है मित्रों। तो ये मैंने दे रखा संधि विच्छेद, आप यहाँ से देख लीजिए। निहिताम एकाम, निहिताम धन एकाम। अब आता है विचित्रा देवगति, विचित्रा देवगति, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो ये विचित्रा है, वो विशेषण है, ठीक है। अब आता है श्लोक, श्लोक है किसी पाठ से श्लोक दिया है, सुभाषितानी का श्लोक है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम, कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है, मतलब बिना मंत्र वाला नहीं है, सारे अक्षरों में मंत्र छिपे हैं। नास्ति मूलम न औषधम, और कोई भी जड़ ऐसी नहीं है, किसी भी वृक्ष की जड़ ऐसी नहीं है जिसमें दवाई नहीं है, औषधि नहीं है। अयोग्य पुरुषा नास्ति, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। और योजक स्त्रत तत्र दुर्लभा, और इस प्रकार की ये चीज़ें दुर्लभ हैं। तो अब ये तो आपने समझ लिया। अब पढ़ने के लिए तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा ना, पढ़ा रखा मैंने, ये वीडियो बना रखा है, तो आप इसमें सिर्फ पेपर हल करेंगे। अक्षरम किम नास्ति, अक्षरम अमंत्रम, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमंत्रम। ये शुरू में दिया अमंत्रम, यहीं पे दिया है अमंत्रम, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है भाई। पूरे वाक्य में अनौषधम किम नास्ति, अनौषधम मूलम, तो ये मूलम यहाँ दे रखा है, मूलम देखिए, मूलम यहीं से उत्तर मिल गया। अब तत्र का दुर्लभा, योजका दुर्लभा, यहाँ से योजका, यहाँ से हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर आसान हैं, आपको ढूंढने हैं बस। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। निर्देश के उत्तर उधर ये दे रखा ना औषधम, इसका समास करना है, मतलब इकट्ठा करके लिखना है, अनौषधम हो जाएगा। फिर है सुलभा, सुलभा जो है इसका विलोम शब्द दुर्लभा, ये दुर्लभा यहीं श्लोक में दे रखा, देखो दुर्लभा। तो आप यहीं से आसानी से इसका उत्तर लिख पाएंगे। 16वां प्रश्न है मित्रों, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानम उत्तर, नीचे किसी नाटक का अंश दिया है, उसको पढ़ना है और फिर उसमें से उत्तरों को देना है। ये हमारा एक पाठ है शिशु लालनम, उस पाठ से तीसरा पाठ है किताब पुस्तक में शायद, और उससे हमें ये उत्तर छांटने हैं। तो मैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ। राम कहते हैं, ईशा भवतो सौंदर्य आलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि छत्रे कुल पितामह सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंश से। जब लव कुश राम को रामायण की कहानी सुनाने आए तो राम ने उनसे उनके सौंदर्य को देख करके कौतूहलवश पूछ लिया उनसे कि तुम कौन क्षत्रिय कुल में कौन से क्षत्रिय कुल के हो, अपने पितामह का नाम बताओ, कौन से वंश के हो, सूर्य वंश के हो, चंद्र वंश के हो, कौन से वंश तुम्हारा करता है। तो इस तरह से पूछा उन्होंने। तो लव ने उत्तर दिया, लव कुछ दो बच्चे थे, लव ने उत्तर दिया भगवान सहस्रधिदिति। तो सहस्रधिदिति सूर्य को बोलते हैं, तो उसने कहा सूर्य वंश के हम हैं, सूर्य वंश के हैं। तो ये तरह से ये पूरा गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा और तब
इसका उत्तर आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न संख्या क दे रखा है। क है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। लव कुशयो वंश से कर्ता का, लव कुश के वंश का कर्ता कौन है, उनका कौन से वंश के वो हैं। तो अभी बताया सहस्र दीदिति, ये दे रखा है यहाँ पे सहस्र दीदिति, ये यहाँ पे, तो यहीं से उत्तर लिख लेंगे सहस्र दीदिति, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे उत्तर, आप वहीं से देख लीजिए। अब आता है राम, प्रश्न है राम कुशलवयो कौतूहलेन किम पृच्छति। राम लव कुश से कौतूहल में क्या पूछता है, तो क्या पूछता है, तो राम कौतूहलेन यहाँ पे दे रखा था, राम कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रे पृच्छति क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को वा भवतोर वंश से कर्ता। तो ये उत्तर यहाँ से आप लिख लीजिएगा, आसान है। अब आता है अत्र यमलव को, यहाँ पर यमलव कौन है, यमलव मैंने जुड़वा, तो कौन है, लव कुशो, लव कुशो यमलो, अत्र यम लव कुशो यमलो, यहाँ पे लव कुश जो हैं वो जुड़वा भाई हैं। अब निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो सूर्य, सूर्य अस्य पर्याय पदम नाट्यांशे किम प्रयुक्तम, सूर्य जो है उसका पर्याय पद नाटक में कहाँ क्या दिया गया है, पर्यायवाची शब्द सहस्र दीदिति दिया गया है, अभी हमने पढ़ा था, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आवाम यमलो, अत्र आवाम इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रोक्तम, जो आवाम यमलो, हम दोनों यमलो हैं, मतलब हम दोनों जुड़वा हैं, ये जो कहा था बच्चे ने, तो इस आवाम जो शब्द है वो सर्वनाम पद किसके लिए आया है, ये लव कुश के लिए आया है, तो लव कुश अभियाम, लव कुश के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आता है मित्रों 17वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, अधोलिखितयो श्लोकयो भावार्थम समुचित पदे पुरीयत। तो नीचे जो एक श्लोक दिया गया है और श्लोक को हमने पढ़ना है और उसके भावार्थ को लिखना है, खाली स्थान भरने हैं कुछ। तो देखिए खाली स्थान क्या भरने हैं, दे रखा है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, पिता अपने पुत्र के लिए बचपन में बहुत विद्याधन देता है। पिता अस्य किम तपस्यते इति युक्ति स्थित कृतज्ञता, पिता ने इसके लिए कितना कुछ किया है, कितना तप किया है, इतना ही कह दो तो ये उनके प्रति क्या होती है, कृतज्ञता होती है। तो ये श्लोक मुझे पुस्तक में नहीं मिला, शायद होगा, मैं दोबारा पढ़ूंगा पुस्तक को, तो ये शायद दूसरी पुस्तक में है, किसी दूसरी क्लास की पुस्तक में है, चलो ये इसमें दे दिया पेपर बनाने वाले ने, तो ये शायद है किस पाठ में है, मैं देखूंगा इसे दोबारा। तो लेकिन हमें इसको खाली स्थानों को पूरा करना है। पिता, पिता पुत्राय, यहाँ पर आ जाएगा पुत्राय, ये यहीं पे दिया है पुत्राय, बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति, बचपन में बहुत सारा विद्याधन देता है, विद्या का धन देता है अब बच्चे को, अपने बच्चे के लिए। अस्य पिता, इसके पिता ने किम तपः तेपे, किस प्रकार से कितना तप किया है, तो ये उक्ति जो है अस्त तत् कृतज्ञता, उनके प्रति कृतज्ञता है, ये यहीं पर से ये लिया गया है, देखिए यहीं से मैंने इसको उठाया है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ करके खाली स्थानों को भर सकते हैं। अब एक श्लोक बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, श्लोक देख लीजिए, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वचेद धावने वीरा भारत से बहने खरा। तो ये श्लोक पूछा गया है कि विचित्र संसार है, इसमें कुछ भी निरर्थक नहीं है, अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भी भार दौड़ने में वीर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर खाली स्थान, 2 खाली स्थान आपको भरने हैं। तो अस्मिन विचित्रे संसारे, ये मैंने यहीं से भर दिया है, संसारे यहाँ से यहाँ पर भर दिया है। किंचित व्यर्थ नास्ति धावने यदि अश्व वीरा, अश्व मैंने यहाँ से लिया है, देखिए अश्वा, अश्वा वीरा मन्यते तथैव भार वहने खरा वीर
मन्यते। तो इस प्रकार से खाली स्तनों को भरना है। बहुत आसान प्रश्न है, अच्छे अंक लेने हैं तो आपको ये भरने का प्रैक्टिस करनी होगी। एक और 18वां प्रश्न इसी प्रकार का आता है, अधोलिखित श्लोक से अन्वयम पूर्यत। नीचे श्लोक दिया गया है, उस श्लोक को पढ़ना है और उसका अन्वय पूरा करना है। श्लोक हमारे पास है, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, जो महान पुरुष होते हैं वो एक रूपता रहती है। वो सुख में ज़्यादा खुश नहीं होते और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते। चाहे उनके पास रुपया पैसा हो, चाहे उनके पास सुखों का धन दौलत हो, लेकिन वो सभी स्थितियों में एक जैसे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उदय सविता रक्तो, जब सूर्य उदय होता है तो वो रक्त जैसे लाल रंग का होता है, और रक्त अस्त समय तथा, और उसी प्रकार से लाल वो अस्त समय भी होता है। जब वो छिपता है, अस्त समय उसका आता है, तो उस समय भी वो लाल रंग का ही रहता है, रक्त रंग का ही रहता है। अब इसमें हमने भरना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर महताम भर दिया है। महताम मैंने यहाँ से लिया, महताम जो होता है महान पुरुष। संपत्तो विपत्तो च एक रूपता भवती, महान पुरुष जो है संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, सब में एक रूपता बनाए रखते हैं। सविता या मैंने यहाँ से लिया सविता, सविता उदय रक्ता, सूर्य उदय समय क्या होता है, रक्त रंग का होता है, और अस्त समय भी वो रक्त भवती, रक्त ही होता है। अब आता है मित्रों 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न जो है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। मित्रों प्रश्न निर्माण करते कैसे हैं? प्रश्न निर्माण करने के लिए कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं संस्कृत के, उन प्रश्नवाचक शब्दों को उन स्थानों पर रख देते हैं जहां पर के अंडरलाइन शब्द है। जैसे कि इसमें अंडरलाइन यानी कि रेखांकित शब्द प्रकृतिया है, इसमें प्रकृति मात्रम है जिनके नीचे लाइन खींची है, मह्यम व्याग त्रयम है, और भार वेदना है। तो इन शब्दों के स्थान पर हम संस्कृत के प्रश्नवाचक शब्दों को लिख करके, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा करके उसको हम क्या कर सकते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके हम क्या बना देंगे, उसका प्रश्नवाचक वाक्य को बना देंगे। तो अब यहाँ पर प्रकृतिया सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते, इसमें प्रकृतिया की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसकी जगह पर क्या आएगा, शब्द मैंने लिखा है कस्या शब्द आएगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य तैयार हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य हमारे पास ख वाला है। ख वाला वाक्य में क्या करना है कि पुरा त्वया मह्यम व्यागत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ ला कर दिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये पूरा ही शब्द क्यों है, अंडरलाइन है, तो इस पूरे के स्थान पर इस जगह पे आपको क्या लिखना है, मैंने ऊपर शब्द लिख दिया है कि इस जगह पे आपको लिखना है कसमई, इस जगह पे आपको कसमई लिखना है। बाकी वही रहेगा, बाकी पूरा त्वया दत्तम ये सब वही रहेगा, सिर्फ इतनी जगह पर ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द संस्कृत का लिखा जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा और ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार से ये जो वाक्य है ग वाला, इसमें आपको इस जगह पे प्रकृति मात्रम, इस स्थान पे क्या लिखना है, काम लिखना है। तो क्या है, सर्वे, सर्वे तो सर्वे ही रहेगा और प्रणमंती भी रहेगा, लेकिन काम प्रणमंती, सर्वे काम प्रणमंती, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके प्रश्न वाक्य तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला वाक्य है घ वाला, घ वाले वाक्य में भी भार वेदनया की जगह पे क्या लग जाएगा, कया लग जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लग गया और ये वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। ये परीक्षा में जरूर आता है, ये क्वेश्चन 19वां प्रश्न जो है। अब आता है 20वां, ये भी जरूर इस तरह का एक प्रश्न आता है। तो जो मैंने पाठ अभी विचित्र साक्षी वाला बताया था, उसी पाठ के आधार पे ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। मित्रों जैसे जैसे पाठ में जो घटनाएं हुई हैं उसके आधार पर इन वाक्यों को लगाना है, पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा है, ये जो है क्रम से नहीं है वाक्य, इनको क्रम से लगाना है। अधोलिखितानि वाक्यानि उचित
घटनाक्रमेण संयोजयत, इनको उचित घटनाक्रम के अनुसार से लगाना है। तो ये आप लगाइएगा, कहानी पढ़िएगा और लगा लीजिएगा। तो क्या है, पहला वाक्य, सर्ववित्तम अवगते, सारा वृत्तांत को सुन करके, सारी बात को सुन करके, सा तम निर्दोषम अमन्यत, उसने उसको निर्दोष माना, उसको चोर नहीं माना। जिसने पेटी उठाई थी वो चोर था, ना कि पकड़ने वाला चोर था। लेकिन इल्ज़ाम किस पे लगा दिया था, दूसरे पे लगा दिया था, आरोप उस पे लगा दिया था कि चोरोयम चोरोयम, यह चोर है, यह चोर है। तो जब जज ने सारी बात सुनी तो निर्दोष किसको माना, जो वाकई में निर्दोष था उसी को निर्दोष माना। जज समझ गया। और जज कौन था, बंकिम चंद्र चटर्जी न्यायाधीश थे उस समय, नाम सुना होगा आपने। दूसरा वाक्य आता है, न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथकम पृथकम विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश ने दोनों से पृथक पृथक करके विवरण को सुना, अलग अलग बुला करके उनसे सुना। तो उनको सुन करके ही तो निर्दोष माना ना उसको। तो पहले वाक्य, अभी जो दो वाक्य मैंने पढ़े उसमें पहले तो नंबर पे तो ये वाक्य आना चाहिए। पहले तो न्यायाधीश ने सुना होगा ना, फिर उसको निर्दोष माना होगा, दूसरे नंबर पे ये वाक्य आना चाहिए। तो ये देखो, पहले नंबर पे वाक्य, दूसरे नंबर पे दो ही वाक्यों में चला गया। तो वाक्य को क्रम से लगाना है, कौन सी घटना पहले हुई, पहले सुना होगा तभी तो निर्दोष माना होगा, है ना। तो इसी प्रकार से वाक्य हैं, आरक्षणम च दोष भाजनम ततो असो, तो अग्रिमे दिने उपस्थितम आदिष्टवान, उसके बाद अगले दिन फिर उपस्थित होने के लिए उनको कहा गया। किंतु प्रमाणा अभावात, किंतु प्रमाण के अभाव में, प्रमाण मैंने सबूत, सबूतों के अभाव में, सा निर्णय तुम ना सकनोत, वह निर्णय लेने में समर्थ नहीं हुआ, तभी तो अगले दिन बुलाया। तो पहले ये वाक्य आएगा, ये वाला पांचवा, तब आएगा ये चौथे वाला, है ना। तो इनको क्रम से लगाना है। आगे आगे आ गया, अन्येदु, तो न्यायालय स्वपक्षम पुनः स्थापित बनतो, मतलब अगले दिन फिर उन्होंने दोबारा से अपना अपना पक्ष वहाँ बारी बारी से सुनाया। तो ये वाक्य आपको क्रम से लगाने, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इस तरह से वाक्यों को लगाना है। अब आता है मित्रों हमारा अंतिम प्रश्न, 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, दो शब्द यहाँ पर दिए हैं, उन दो शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है, हिंदी में नहीं, संस्कृत वाक्यों में। पहला यहाँ पर वाक्य है सविता, सविता का वाक्य प्रयोग, अभी मैंने सविता का ऊपर बताया, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सविता उदय रक्ता तथा अस्त समय च रक्ता भवती, सविता जो है सूर्य उदय के समय भी रक्त होता है, लाल होता है, और अस्त समय भी रक्त होता है, लाल होता है। ठीक है। अब मयूरा, मयूरा मोर को बोलते हैं, एक पाठ आया है प्रकृति वाला, तो उसमें मयूर कहता है कि मैं जंगल का राजा बनने के लायक हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने ही इस तरह का शरीर रूप दिया है, सुंदरता दी है, तो मुझे तो पहले से ही मेरे सिर पे मुकुट बना दिया है, मेरी कलंगी जो है मेरा मुकुट है, तो मैं सुंदर हूँ, इसलिए मुझे विधाता ने ही जंगल का राजा बनाया, तो मुझे ही जंगल का राजा बनाओ। सारे पशु बारी बारी से बोलते हैं ना। तो उसने क्या कहा, मयूरा विधात्रा एव पक्षी राजा वनराजा वा करोत, मयूर को विधाता ने ही पक्षीराज वनराज बना दिया है। तो इस तरह से ये वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इस जो प्रश्न पत्र को, हमने ये प्रश्न पत्र देखा मित्रों, अर्धवार्षिक परीक्षा का उत्तराखंड बोर्ड का हम पेपर देख रहे थे। तो इस प्रश्न पत्र को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आप इसको अच्छे प्रकार से समझें, अपनी कॉपी में इसका अभ्यास करें, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। आप तैयारी करते रहें और सफलताएं प्राप्त करें। आपकी सफलताओं की शुभकामनाओं के लिए मैं आशीर्वाद बनाए रखूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी सफल हों, सफल हों, सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्ति करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।